डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आ रहा है और हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके पास घर तक एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे इसको चेंज किया जाता है, इसकी एक क्विज भी आई है 10th क्लास में, उसको भी हम हल करके देखेंगे। तो ये वीडियो जारी कर रहे हैं, ये 8वीं 9वीं 10वीं और 11th इन चारों कक्षाओं के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत अपन ने ये टॉपिक लिया एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और इसमें आपको ये भी बता दिया गया कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला कर्ता होता है और पैसिव वॉइस में काम करने वाला कर्ता नहीं होता बल्कि कर्म होता है। और जैसे आपके सामने एक वाक्य रखते हैं कि वह खाना पकाता है। खाना कौन पकाता है? वह, यानी काम करने वाला करता है। इसका मतलब वो वाक्य किस टाइप का हो गया? एक्टिव वॉइस का। और दूसरा वाक्य आपके सामने रखते हैं कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? खाना खुद काम नहीं करता, काम करने वाला कर्म के स्थान पे चला गया, वो पैसिव वॉइस होती है। कहने का मतलब व्हेन द वर्ब डिनोट्स द डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, दैट इज एक्टिव वॉइस। जब क्रिया ये बताती है कि काम करने वाला करता है, एक्टिव वॉइस होगी। और जहां पर वाक्य में द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट सब्जेक्ट बट समबॉडी एल्स, जहां वाक्य में ये बताया कि काम करने वाला करता नहीं है बल्कि कोई अन्य है, तब हो गया पैसिव वॉइस। अब इसके रूल्स देखते हैं, वो जानने बहुत जरूरी है। सीधे मैदान में नहीं उतरा जा सकता, हथियार अपने पास होने चाहिए। रूल्स आपके लिए टूल्स का काम करेंगे, आपके लिए हथियार है। पहला वाक्य, किसी भी वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हो तब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? थर्ड फॉर्म यूज करोगे। दूसरा वाक्य दूसरा बिंदु है, सब्जेक्ट को कहां लेके जाते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और ऑब्जेक्ट को कहां लेके आते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर। तीसरा अपन ने देखा कि ऑब्जेक्ट से पहले प्राय बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन 100% नहीं, कहीं कहीं शब्द के भावार्थ के अनुसार इन है, टू है, विद है, एट है, ये प्रीपोजिशन भी काम में आ जाती हैं। अब अपन चौथे बिंदु पे आ गए कि एनिसिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका चौथा इसका बिंदु हो गया, क्योंकि लिख दिया तो भी कोई खास बात नहीं है। निश्चित करता जैसे आपका दे है, वी है, पीपल है, समवन है, नो वन है, नो बॉडी है, एनीवन, एनीबॉडी, इस तरह से ये जो कर्ता होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। इन कर्ता को आपको कर्म के स्थान पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अगला बिंदु पे आते हैं अपन, टेंस परिवर्तन। क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब टेंसों में भी परिवर्तन होगा। अब वो क्या होता है परिवर्तन? डू और डज है, ये गया इज, एम, आर। दूसरा डिड है, उसको चेंज करेंगे वॉज और वर। तीसरा सेल, विल है, उसको चेंज करेंगे shall be, will be, shall be, will be। 4 नंबर पे अपन लेते हैं is, am, are, जो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो is, am, are, इसके साथ प्लस being लगा देते हैं। 5 नंबर पे अपन ने लिया वॉज और वर, तो इसमें वॉज, वर प्लस बीइंग लगा देते हैं इसमें भी। उसके बाद हैज, हैव, हैज, हैव, इसका हैज, हैव प्लस
बीन लगा देते हैं। उसके बाद हेड, उसके साथ हेड प्लस बीन लगा देते हैं। उसके बाद अगला है शैल हैव, दूसरा है विल हैव। शैल हैव, विल हैव, उसके साथ शैल हैव और विल हैव, इसके साथ भी प्लस बीन लगा देते हैं। इस तरह से 8 तो टेंस हो गए आपके जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। डू डज किस में गया? इजेमआर में। डिड वॉज वर में। शैल विल, शैल बी, विल बी। इजेमआर पहले से यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इजेमआर के साथ प्लस बीइंग। वाज वर तो वाज वर के साथ भी प्लस बीइंग। हैज हैव तो हैज हैव प्लस बीन। हैड के साथ हैड प्लस बीन। शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव प्लस बीन। शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो शुरू के जो तीनों इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो अपने कंटिन्यूस में कंटिन्यूस की सहायक क्रिया ले लेते हैं। हो गया ना? डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूस की सहायक क्रिया। इसी तरह से डिड पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस। तो ये तीनों इंडेफिनिट हैं, वो सहायक क्रिया किसके लेते हैं? अपने ही कंटिन्यूस की। और दो कंटिन्यूस की जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, तो उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ प्लस बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का ये हो गया एक साथ। और तीसरे जो तीनों परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो उनमें जो सहायक क्रिया आ रही है वो उन्हीं के परफेक्ट कंटिन्यूस की आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट की शैल हैव, विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो इस तरह से ये 8 तो टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस होती है। और फिर मॉडल्स हों, उनकी भी तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मॉडल्स में जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल विल, शैल है, विल है, शुड, वुड, शुड है, वुड है, यूज टू, नीड नॉट, इसके अलावा ought to भी हो सकता है। ये इनके साथ सबके साथ प्लस बी लगता है। तो किसी भी मॉडल की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, उस मॉडल की पैसिव वॉइस बनाते समय उस मॉडल के साथ क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। तो सीधा सा हो गया सभी मॉडल्स के लिए, आपके लिए ये नियम भी। तो इस तरह से ये आपका 5वां नियम था जिसमें पैसिव वॉइस बनाते समय एक तो वाक्य में टेंस परिवर्तन हो जाता है और मॉडल्स आ गए तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी जो आपके लिए ज़रूरी है, वो लिखते हैं आपके लिए। यहाँ तो लिख दिया आपका सब्जेक्ट, इसके आगे हो गया ऑब्जेक्ट, इसके आगे हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया संबंधवाचक विशेषण। जैसे आपका सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट हो गया मी और ये हो गया माई। इसी तरह से ही, हिम और हिज, सी, हर, हर, यू, यू और योर, वी, अस, आवर, दे, देम और दियर।
ये आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, माई नहीं होता है। इसी तरह से ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिज नहीं होता है। सी का हर दो जगह आ गया, कैसे पहचान करें? तो उसमें देखिए ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बताए ना, संबंधवाचक विशेषण, जो संबंधवाचक विशेषण बताए ना आपके सामने, फिर देखना ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला जो चीज लिखी है आपके सामने, ये जो संबंधवाचक चीजें हैं, ये चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर हो चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, ऐसा कैसा रहेगा, और इसके साथ कोई न कोई संज्ञा दी हुई मिलेगी। जैसे somebody has stolen my पर्स, आपके सामने मान लो ये वाक्य, somebody has stolen my पर्स, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? माई पर्स, तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तब भी माई पर्स ही रहेगा, अकेले माई को नहीं बना। ये आपको मैं समझा रहा हूं यहाँ पर कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो ये बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो ये बन जाता है, ठीक है। आपको ये तो बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। ये तो मी आई में चला गया, आई मी में चला गया, ही हिम में चला गया, हिम ही में चला गया, सी हर में चला गया, और हर है वो किस में? सी में चला गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मुख्य चीज ये ध्यान रखनी है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो संबंधवाचक विशेषण है, वो चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर है चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, उसके साथ कोई न कोई संज्ञा होती है, और उस नाउन या प्रोनाउन जिससे वो संबंध बता रहा है उसको साथ लेकर के चलते हैं, तब जा करके अपना सही सेंटेंस बनेगा। और ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आई का मी ऑब्जेक्ट है लेकिन माई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो संबंधवाचक विशेषण के लिए आता है, तो माई के साथ कोई न कोई संज्ञा लेनी पड़ेगी, चाहे वो सब्जेक्ट की तरफ चल रहा है चाहे वो ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहा है। तो ये पैसिव वॉइस के लिए 5 रूल्स तो आपके लिए बहुत कंपलसरी हैं। अगर ये नियम आपके ध्यान में है तभी आप पैसिव वॉइस कर सकते हो। फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ पांचों। पहला, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। दूसरा आपको बताया था कर्ता कर्म के स्थान पे और कर्म कर्ता के स्थान पे। तीसरा आपको बताया था कि कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, ज्यादातर तो बाई लगती है, किससे पहले? कर्म से पहले। फिर आपको बताया था जो अनिश्चित करता है उसको आगे कर्म के स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर 5वें नंबर पे अपन आकर के टेंस परिवर्तन देखा, उसके आपके सामने सारणी रख दी है, और उसके बाद आपके जो मॉडल्स हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या चेंज होता है। और फिर आपके सामने एक चीज और रखी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं इन कर्ताओं के। मोहन है, मोहन के लिए तो मोहन ही रख सकते हो कि नाम है, डेफिनेट है, या हिम भी रख सकते हो। सीता आ गया, हर भी कर सकते हो, सीता भी कर सकते हो। कब? जब उसको सब्जेक्ट से कहाँ लेके जा रहे हो? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। इस तरह से ये एक आपके सामने एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसकी पिक्चर पूरी क्लियर कर दी है। अब आपके सामने हम वो 10 वाक्य जो 10th क्लास की क्विज में आ चुके हैं, वो 10 वाक्य हैं, वो एक्सरसाइज के रूप में आपके वीडियो पे डाल रहे हैं, और वो हम साथ में आपको हल करके एक्सप्लेन करते हुए बताते चलेंगे। अब 10th क्लास के बच्चों के लिए तो विशेष तौर पे एक क्विज आई है, और ये वीडियो आपके पास घर तक हम भेज रहे हैं। वो इसलिए भेज रहे हैं कि आप अपने मोबाइल पे इसको देख करके वो क्विज संबंधी क्वेश्चन हल करके विद्यालय में जमा करवाने हैं, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो क्विज बेस्ड ही होगा। और ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपके पास वीडियो भेजा जा रहा है, ये 8th, 9th, 10th, 11th चारों कक्षाओं को कवर कर रहा है, चारों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर आपके सामने क्विज में जो 10 क्वेश्चन आए उनको अपन हल करके देखते हैं 1 by 1। अब ध्यान से देखना, पहला वाक्य था उसमें दे तो अपना सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, इंटरव्यूइंग आपकी वर्ब, हर आपका ऑब्जेक्ट। 4 चीजें मिल गई। 3 चीजें मिलती हैं तो भी देखिए पैसिव वॉइस के टाइम 4 चीजों में परिवर्तन होगा, ध्यान रहे। सब्जेक्ट बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया बदलेगी, वर्ब का मतलब क्रिया बदलेगी, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म बदलेगा। बाकी देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। बाकी आपको कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना, और चीज अपने यथास्थान। अपन को चारों चीज मिल गई। वाक्य में जो मेन वर्ब होती है ना, मुख्य क्रिया, उसके तुरंत बाद में क्या मिलता है? आपका ऑब्जेक्ट मिलता है। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन था? आपका हर। तो इसने देखो इसका उत्तर भी शुरुआत करवा दिया, आपको कितनी सुविधा दे दी। यहाँ तो सिर्फ ब्लैंक
जो खालिस्तान दिया ना उसमें पैसिव वर्ब भरनी है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरनी है। बाकी उसने दे रखा है आपको वाक्य में। हर का सब्जेक्ट क्या बना, सी, खालिस्तान छोड़ दिया। फॉर द जॉब, बाय देम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दे अनिश्चित करता है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और लिख देते तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर यहाँ लिख देते बाय देम तो भी कोई, अब ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया ना। यहाँ पर तो था दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब, और हर शुरू में आ गया, अब पैसिव का हो गया, हर का बन गया सी। तो ये वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब आपकी सारणी में मैंने लिखा रखा है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तब वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। अब इसमें पहले दे करता था तब तो सहायक क्रिया वर थी, अब सी आ गया तो सी एक वचन है, एक बहुवचन, सी एक वचन है, इसलिए इसके साथ आएगा वॉज वाला पोर्शन। तो वॉज और वॉज वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इसमें आपका उत्तर है ए, वॉज बीइंग इंटरव्यूड। हो गया एक हल, समझ में आ रहा है ना आपके वीडियो के माध्यम से। दूसरा देखिए, टॉम आपका सब्जेक्ट, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग आपकी मैन वर्ब, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, हालांकि आपकी क्विज के अंदर आपको ये चीजें दे रखी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ये कर रखा है। केवल इस क्विज में आपसे क्या भरवा रहा है, इस क्विज में पैसिव वॉइस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरवा रहा है। तो दूसरे वाक्य में देखिए, ऑब्जेक्ट क्या था, द लेटर को बना लिया ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था ना पहले द लेटर, इसको सब्जेक्ट बना लिया। फिर ब्लैंक बाय टॉम, डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला कौन है, टॉम। ये इजेमर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी सहायक क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं, बीइंग, BEING। इजेमर है तो बीइंग जोड़ेंगे, वो वाज है तो बीइंग जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए इज बीइंग रिटन कौन से में है, बी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इज बीइंग रिटन। दूसरा सेंटेंस क्लियर। तीसरे में आते हैं, एवरीवन आपका सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड्स आपकी वर्ब, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट। इस बार ध्यान रहे, आपको टेंसों के टाइम भी बताया गया था, फिर आपको बता रहा हूं। अगर किसी वाक्य में तीन ही चीजें आपके सामने, कौन कौन सी तीन चीजें, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, अगर तीन ही चीजें हो तो या तो वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है या वो सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। अब इसमें तीन ही चीजें हैं, और अगर वर्ब के साथ ऐसे एस लगा है तो वो तो एक ही टेंस में लगती है, वर्ब के साथ ऐसे एस, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए सिंपल प्रेजेंट है, यानी डू डज वाला है। सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू डज के स्थान पर क्या लिखते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है, एक के पोर्शन में इज, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। इस तरह से ये जो तीसरा वाक्य था इसको अपन ने देखा कि भाई इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय डू डज है, उसके स्थान पर इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तक अपन ने तीन वाक्य देखे आपके सामने। अब चौथे नंबर पे आ रहे, आपकी ये जो क्विज है इसमें तो आपको इजी करके दे रखा है। क्या क्या चीजें दे रखी है आपको, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ला रखा है, प्रीपोजिशन भी लगा के दे रखी है पहले से कि ये प्रीपोजिशन लगती है। इसमें सिर्फ आपसे कि ये कौन से टेंस का वाक्य था, पैसिव में बनाते समय इसमें क्या तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या वर्ब लगेगी, वो आपसे करवा रहा है। चौथा वाक्य है द एम्प्लॉयज, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ब्रॉट अप, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। प्रीपोजिशन लग जाती है ना किसी वर्ब के साथ, किसी भी क्रिया के साथ प्रीपोजिशन लग जाती है, वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। तो ब्रॉट अप, और आपका ऑब्जेक्ट कौन है, दिस इश्यू, इसने आपको स्टार्टिंग में दे भी रखा है दिस इश्यू। यहां भी आपके सामने वही तीन चीजें आई, तीसरे वाक्य में भी तीन ही चीजें थी और इस वाक्य में भी तीन ही चीजें, कौन कौन सी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
तो आपको फिर मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो दो ही टेंसों तक सीमित रहो। बार बार आपको समझाया जा चुका है कि या तो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। तो यहां पर ब्रॉट अप है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म साधारण वाक्य में एक ही टेंस में काम में आती है, वो होता है सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट यानी डिड वाला है, उसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड किस में बदलेगा, वॉज और वर में। तो यहां पर दिस इश्यू वॉज ब्रॉट अप आना चाहिए। कौन सा सही है आपका, सी वाला, सी में है वॉज ब्रॉट अप। इस तरह से आपका चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं 5 वाले में। द प्रोफेसर आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड आपकी वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। आगे वाक्य में नहीं जाना। गलती कब होती है अपन से, जब अपन आगे बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि मैन वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें भी वो एस प्लस वी प्लस ओ, तीन ही चीजें इसमें। इसका मतलब ये भी कौन सा टेंस है, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टेल की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये है सिंपल पास्ट यानी डिड वाला। डिड किस में जाता है, वॉज और वर के अंदर। तो यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ही वॉज टोल्ड, है ना। डिड वाला वॉज वर में चेंज हो गया। उसके अगला वाक्य देखते हैं, ये वाक्य नया है। दे सब्जेक्ट से वर्ब, फिर इधर दैट से कथन जोड़ दिया गया। इधर ध्यान देना इस वाक्य की तरफ। और फिर वोमेन है, वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इस तरह से वाक्य दे दिया। और इधर ये दे से, ये भी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहां पर आपसे एक ही तरीका पूछा है। इसमें दो तरीके कौन से हो सकते हैं, एक तो ये है कि दैट से पहले पहले का जो वाक्य है उसमें अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कर्ता नहीं दिया, कर्म नहीं दिया है, तो आप इट को ले लेते हैं। तो एक तो बन सकता था इट इज सैड, और आगे का वाक्य वैसा है वैसा। लेकिन इसने ऐसा नहीं दिया। इसने किसको बनाया है, सब्जेक्ट वोमेन। अब देखना, ये है मूल वाक्य, वर्ब इसको काम में ले रहा है। इधर इसने सब्जेक्ट तो बनाया किसको, वोमेन को, यानी ये इसने एक तरह से ऑब्जेक्ट मान लिया इसको। क्यों, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। लेकिन वर्ब से वाली काम में ले रहा है, कथन है ये पहले वाली, से वाली। कौन सा टेंस है, दे से, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वोमेन, आप देखिए इसने यहां पर, या तो यहां पर कोई गलत लिख रखा है, इसमें होना चाहिए था ये। तो यहां पर भी, क्योंकि प्लूरल है ना, बहुवचन, ये बहुवचन होना चाहिए था। हो सकता है क्विज को उतारने में गलती कर दी हो, नहीं तो वीमेन होना है, वोमेन का बहुवचन। तो सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से में है, सी में, आर सैड। इस तरह से आपका छठा वाक्य हुआ। सातवें में देखिए, द फायर सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब, डिस्ट्रॉयड वर्ब, द हाउस आपका ऑब्जेक्ट। और इसने, मैं बार बार आपको इस क्विज में बता रहा हूं कि इसने बाकी का काम आपका कर रखा है, सिर्फ पैसिव फॉर्म भरवाइए। द हाउस शुरू में दे दिया। अब हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको मैं फिर ये बता रहा हूं कि परफेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो, उसकी सहायक क्रिया के साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्लस बीन लगाना पड़ता है। तो यहां पर देखिए इसने सब्जेक्ट बनाया द हाउस। अब हैज बीन कौन से में है, पहले में हैज बीन है। इसका मतलब 7 के का उत्तर हो जाएगा हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब 8 के पे आते हैं। सी आपका सब्जेक्ट, वुड आपका मॉडल, हैव इसके साथ है मॉडल के, टोल्ड आपकी वर्ब और यू आपका ऑब्जेक्ट। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव वो कंडीशनल सेंटेंस में है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस होती है। अभी आपको कंडीशनल नहीं करवाया। कर्ता किसको ले लिया, यू को ले लिया, यू ऑब्जेक्ट में था। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, अगर ये है तो उसके साथ भी बीन लगेगा। ये ध्यान रहे कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव दिया है तो बीन लगेगा उसके साथ भी। अब इसमें देखना, यू के साथ कौन सा आएगा, वुड हैव बीन टोल्ड, ए वाला है। वुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला वाक्य देखिए 9 नंबर वाला, सी सब्जेक्ट, वुड मॉडल, रिजेक्ट वर्ब और द ऑफर आपका ऑब्जेक्ट। वुड आपका क्या है,
मॉडल, यानी मॉडल से वाक्य करवा दिया। तो इसमें शुरुआत में द ऑफर आ गया, मॉडल के साथ क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं, मॉडल के साथ बी लगाते हैं। तो वुड बी कौन से में है, बी में है, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपका 9वां वाक्य हो गया। 10वें में देखिए, दिस सरप्राइजेज मी, दिस सब्जेक्ट, सरप्राइजेज वर्ब, मी आपका ऑब्जेक्ट। तीन ही चीजें हैं और ये मैं बार बार बता रहा हूं, तीन ही चीजें हैं। तो या तो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट, बार बार ये चीज उल्लेख कर रहा हूं। और इसमें ऐसे इस वर्ब के साथ आ गया तो अपने आप ही क्लियर, ऐसे एक ही टेंस में लगता है, वो है सिंपल प्रेजेंट। और सेकंड फॉर्म है तो वो एक ही टेंस में आती है, वो होता है सिंपल पास्ट। इसमें मी का सब्जेक्ट क्या बना लिया अगले ने, आई, और ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब डू डज वाला, डू डज किस में चेंज होता है, इज, एम, आर। तो यहां पर आई के साथ क्या आ जाएगा, एम, एम सरप्राइज्ड। ये आपका 10वां सेंटेंस। तो ये क्विज के 10वीं कक्षा का जो क्विज हुआ है हाल ही में, उसके ये क्वेश्चंस दिए हैं और इस तरह से आपको ऑनलाइन ये क्वेश्चन से हल करके बताए जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो 11th के बच्चों के लिए भी इतना ही उपयोगी है, 10th क्लास के बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी है, 9th के लिए भी, 8th के लिए भी, इन चारों कक्षाओं के लिए ये बराबर फ्रूटफुल है, उपयोगी है। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन ये क्विज करवा दी जाएगी और इसको आप हल जरूर कर लेना। थैंक्स।